नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के विषय में। जी हाँ मित्रों, हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र जो है अचानक चर्चा में आ गया है। चर्चा में आने के पीछे कारण है, एक तो असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से हमेशा लोकसभा उम्मीदवार के रूप में खड़ा होते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। तो इसलिए लोकसभा असदुद्दीन ओवैसी के कारण ये क्षेत्र चर्चा में रहता है। लेकिन उसका दूसरा निगेटिव रिजल्ट ये है कि वो चर्चा में नहीं भी होता है, क्योंकि वहाँ से कंफर्म होता है कि असदुद्दीन ओवैसी जीतेंगे ही जीतेंगे, इसलिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लोकसभा क्षेत्र जो है हैदराबाद, ये मतलब मुस्लिम बहुल, मुस्लिम डोमिनेटिंग लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पे 65% मुस्लिम आबादी है। और 65% मुस्लिम आबादी होने के कारण हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र को वो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो अपने बाप का माल समझते हैं। अगर थोड़ा सा सस्ते ढंग में कहा जाए तो अपने बाप का माल समझते हैं, और है भी, ये सही भी है। उनकी जीत करीब 20 साल से जीत रहे हैं वो। उसके 4 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं वहाँ से, और उसके पहले वहाँ उनके पिताजी लोकसभा सदस्य 6 बार से लोकसभा सदस्य रहे हैं। मतलब कि 80 से या 84 से कहें तो 84 से अब तक वहाँ पर बाप बेटों का ही कब्जा रहा है उस हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र पे। अब हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में की अगर बात करें तो वहाँ पे 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसके अंदर आते हैं, और 7 में से 6 जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटिंग है, मुस्लिम बहुल एरिया है। और उन 6 पे AIMIM की, जो कि ओवैसी की पार्टी है, उसकी जीत होती है। केवल एक सीट है जो हिंदू बहुल है, और वहाँ से भाजपा के टी राजा या डी राजा नाम है उनका, वो जीतते हैं। तो इस तरह से 6-1 का बंटवारा चलता है, और ये 6 की 6 सीटें और 1 लोकसभा सीट हमेशा से ओवैसी के पक्ष में रही, क्योंकि मुस्लिम मतलब एक मुश्त वोट मुस्लिमों का ओवैसी के क्षेत्र पक्ष में जाता है। सबसे रोचक मुकाबला हुआ था वहाँ पे 1996 में, जब भाजपा ने अपने भूतपूर्व जो उप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने वहाँ पे उतारा था। तो उस समय जो ओवैसी के पिताजी के जीत का मार्जिन 75,000 रहा था। इसके अलावे हर बार वहाँ पे अच्छा मतलब कि एक तरफा जीत हासिल की है इन लोगों ने, इस खानदान ने। लेकिन अब की बार, जी हाँ, अब की बार 2024 में अचानक ये सीट चर्चा में आ गया है। और चर्चा में आने के पीछे कारण है ये कि यहाँ पे जो भाजपा की उम्मीदवार हैं माधवी लता, वो जो जिसे भाजपा ने यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया है, उन्हें अपने रजत शर्मा जी ने आपकी अदालत में बुलाया। आपकी अदालत में जो माधवी लता जी आई और उनका जो एपिसोड था काफ़ी चर्चा में आ गया, जब मोदी जी ने रेकमेंड किया माधवी लता के इस एपिसोड को सबको देखने के लिए और उनके जवाबों को, उनके वक्तव्यों को सुनने के लिए।
और इस तरह से अचानक लाइमलाइट में आ गई माधवी लता जी भी, और ये लोकसभा क्षेत्र भी। माधवी लता एक बहुत तेज तर्रार नेत्री हैं, वकील हैं, और कट्टर हिंदुवादी छवि है इनकी। उन्होंने मुसलमानों के 3 तलाक के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है और काफ़ी चर्चित रही हैं उस एरिया में, और साथ ही साथ मुसलमानों के बारे में काफ़ी जानती भी हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो और असदुद्दीन ओवैसी जी एक ही साथ पढ़े हुए हैं, एक ही कॉलेज से शायद। तो और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से हॉस्पिटल वहाँ पे चलाते हैं, उसी तरह माधवी लता जी भी वहाँ पे एक हॉस्पिटल चलाती हैं, और सामाजिक क्षेत्र में उनकी काफ़ी वहाँ पे उनका हस्तक्षेप है सामाजिक कार्यों में। तो इस तरह से वो वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर चेहरा हैं, और औरतों के बीच में और मुस्लिम औरतों के बीच में वो काफ़ी चर्चित हैं। और जिस बेबाकी से वो जवाब दे रही थी और बता रही थी कि वो कैसे हराएंगी और किस तरह से ओवैसी इस बार हारने वाले हैं, उसके ये सुनकर शायद ओवैसी को भी एक बार सोचने पर मजबूर होना पड़ा, और उनके अंदर हल्का डर बैठ गया कि कहीं वो हार ना जाए। और इस हार का एक कारण ये भी था उनके डर का कि चूँकि कोई भी उम्मीदवार लगातार जब किसी एक क्षेत्र से जीतता है, लगातार जब वहाँ से उम्मीदवारी करता है और जीतता रहता है, वहाँ सदस्य लोकसभा से वहाँ से बनता है, तो उनके कामों को लेकर एक एनालिसिस भी होता है, और फिर एंटी इनकम्बेंसी भी उसके प्रति होती है, लोगों में उसके प्रति नकारात्मकता भी फैलती है। और ऐसे में जबकि ओवैसी जो हैं वो कांग्रेस के धूर विरोधी हैं, तो निश्चित ही था कि कांग्रेस भी वहाँ से कोई उम्मीदवार उतारती। और जैसे ही ओवैसी को मालूम हुआ कि कांग्रेस वहाँ से फिरोज़ खान नाम के एक किसी उम्मीदवार को खड़ा कर मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करने वाली है, तो उनकी रूह कांप गई अंदर ही अंदर। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, अगर मुस्लिम वोट बैंक बटे जो कि 65% हैं, तो माधवी लता जी के जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे और मुकाबला बहुत कांटे का हो जाएगा, और वहाँ पे हार की 1, 2 या 10% गुंजाइश भी ओवैसी को डराने लगी, क्योंकि वो हैदराबाद सीट को अपनी बपौती और 100% सेफ सीट मानते हैं और रखे रहना चाहते हैं। और ये डर अंदर पैदा होते ही उन्होंने उस कांग्रेस के खिलाफ, जिसके खिलाफ काफ़ी आक्रामक रहते हैं, और कांग्रेस जो ओवैसी के खिलाफ आक्रामक रहती है और उन्हें कांग्रेस की बी टीम कहती रही है, भाजपा की बी टीम कहती रही है कांग्रेस, क्योंकि वो जहाँ खड़ा होते हैं मुसलमानों का वोट वो चुरा कर ले जाते हैं थोड़ा बहुत, जिससे कांग्रेस को या विपक्षी दल को जो कि गठबंधन करके भाजपा को हराने के लिए गठबंधन करते हैं, उन्हें पूरा का पूरा एक मुश्त मुस्लिम वोट नहीं मिल पाता। इसीलिए उनके ऊपर विपक्षी हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि ये AIMIM भाजपा की बी टीम है, ओवैसी भाजपा की बी टीम के सदस्य की तरह काम करते हैं। और ये भी सत्य है कि ओवैसी भी कांग्रेस को उतनी ही जोर से लताड़ मारते हैं, उतनी ही जोर से दुलत्ती मारते हैं, जितनी जोर से कांग्रेस उनको कोसती है। पिछले चुनाव में वो पूरी तरह से BRS के साथ सपोर्ट में थे और कांग्रेस के खिलाफ थे। BRS चंद्रशेखर राव जी की पार्टी है,
विधानसभा में पिछले, लेकिन विधानसभा में चंद्रशेखर राव जी की VRS हार गई और कांग्रेस वहाँ पे जीत गई। तब से अब तक जब लगा ओवैसी को कि कांग्रेस यहाँ से अगर मजबूत उम्मीदवार उतार दे तो वो उनका वोट तोड़ सकती है, उनका अचानक से रुख जो है कांग्रेस के प्रति हल्का हो गया, सॉफ्ट होगा, और कांग्रेस भी अचानक वहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ये ओवैसी के प्रति सॉफ्ट हो गए और दोनों ने एक तरह से ये एक समझौता, अलिखित समझौता अपने आप में कर लिया। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने वहाँ पे अनाउंस किया कि वो वहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करने वाली हैं। हालांकि अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं और वहाँ पे नामांकन की तिथि अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी नामांकन तक देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस वहाँ पे, जिस तरह से कांग्रेस ने रुख अख्तियार किया है ओवैसी के प्रति और AIMIM के प्रति सॉफ्ट रुख, वो अब वहाँ पे उम्मीदवार नहीं खड़ा करने वाली है। और यही ओवैसी के डर को दिखाता है, कांग्रेस के डर को दिखाता है और माधवी लता की तैयारियों को दिखाता है, भाजपा की तैयारियों को दिखाता है। नहीं तो आज के पहले, इस चुनाव के पहले वहाँ पे जो भी पार्टियाँ थी, 17 सीटें हैं तेलंगाना में, लेकिन सारी पार्टियाँ 16 सीटों पे ही चुनाव लड़ती थी। एक हैदराबाद सीट वो मान लेती थी कि वो हमारे कब्जे में नहीं आने वाला है, लेकिन बीजेपी ने वहाँ से माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को रोचक बना दिया और हैदराबाद का चुनाव जो हमेशा नीरस होता था उसको अचानक लाइमलाइट में ला दिया है। तो देखना है अभी कि आगे आगे क्या होता है। पर्चा जब भरे जाते हैं, उम्मीदवार जब अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो कौन कौन खड़ा होता है, लेकिन अभी यही दिख रहा है कि कांग्रेस वहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं घोषित करने जा रही है और ओवैसी का समर्थन करने जा रही है। और ओवैसी भी बाकी जगहों पर कांग्रेस का शायद समर्थन करेंगे। अंदर ही अंदर कोई घोषणा नहीं होगा, क्योंकि ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM, उसको मतलब कि कोई भी उसके साथ गठबंधन नहीं करता है। सारी जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अपने आप को कहती हैं, कट्टर धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, जो विपक्षी दल अपने आप को साबित करते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग लगा हुआ होता है। लेकिन उन्हें असल में इससे कोई ऐतराज़ नहीं होता, लेकिन हिंदुओं के सामने अपने आप को एक मतलब धर्मनिरपेक्ष पार्टी साबित करने के लिए लोग इसके साथ नहीं जाते हैं। और ये नहीं उनके साथ नहीं जाते हैं ताकि वो हिंदुओं के बीच में उनकी एक मान्यता बरकरार रहे कि वो सचमुच में निरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। जिस तरह से भाजपा को कट्टर हिंदूवादी पार्टी माना जाता है, उसी तरह विपक्ष द्वारा, बाकी पार्टियों द्वारा, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को कट्टर मुस्लिम पार्टी इन लोगों ने घोषित कर रखा है। लेकिन इस बार अंदर ही अंदर ये समझौता हो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि कम से कम तेलंगाना में तो कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच कोई फाइट होने वाला है। और असदुद्दीन ओवैसी जब से वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस किया कि हम असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई, बाकायदा मंच पर अनाउंस किया कि हम कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, ये जब से अनाउंस किया है तब से असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार चैन की सांस लेंगे और फिर से अपनी सीट को लेकर
की कन्फर्मनेस को लेकर, उसकी मतलब जीत के परसेंटेज को 100% जीत की संभावना को लेकर आश्वस्त हो जाएंगे। तो ये है ताकत बीजेपी का और माधवी लता जी का, जिन्होंने दो आपस में गाली देने वाले, एक बी टीम कहने वाली, बीजेपी को बी टीम कहने वाली, और एक कांग्रेस को मतलब मुसलमानों को लूटने, मुसलमानों का केवल इस्तेमाल करने वाली पार्टी कहने वाली, दोनों ही टीमें आपस में अंदर ही अंदर सही गलबहियाँ करने पर बीजेपी ने मजबूर कर दिया एक सीट के लिए, और यही इस सीट के चर्चा में आने की असली वजह है। अब देखते हैं कैसा होता है। 35% वहाँ हिंदुओं का वोट है, 65% मुसलमानों का वोट है, और माधवी लता जी का कहना है कि उन्होंने मुसलमानों के बीच काफ़ी काम किया है और मुस्लिम औरतों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है ट्रिपल तलाक को। तो अगर मुस्लिम औरतें माधवी लता जी के साथ आती हैं तो तब भी लड़ाई रोचक हो सकती है, और करीब करीब 50% मुस्लिम महिला वोटर वहाँ पे हैं। तो उनका वोट अगर कुछ हद तक इधर माधवी लता जी के पक्ष में जाता है तो चुनाव दो तरफा होने के बावजूद भी कांटे का मुकाबला हो सकता है। अब ये इलेक्शन में के रिजल्ट में पता चलेगा, पर अभी भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, और हो सकता है कि फिरोज खान, जिन्हें कांग्रेस उम्मीदवार बनाने वाली थी अपना, वो नाराज़गी में, वहाँ के मजबूत कॉन्टेस्टेंट हैं और वहाँ के अच्छे पॉपुलर नेता हैं, वो अगर निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं तो मामला फिर से गड़बड़ होने की संभावना होगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस के समर्थन से बहुत हद तक वो अपनी सीट बचाने में के लिए आश्वस्त तो हो ही जाएंगे, और माधवी लता का भय उनके अंदर से बहुत हद तक निकल जाएगा, ये तय है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और उस पर कमेंट कीजिए, बढ़िया अच्छे कमेंट अगर आपको अच्छा लगे तो जय श्री राम।